भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण, इस सभागार में उपस्थित राजस्थान सरकार के सभी मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता, सभी स्तर पर का चुने गए ऐसे सारे जनप्रतिनिधिगण, मैं हृदयपूर्वक आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं अभिनंदन इसके लिए करना चाहता हूं कि अभी हाल में हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री का वरण किया और एनडीए की एक सरकार लगातार तीसरी बार बनी, मैं अभिनंदन आप सबका इसलिए भी करना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव के बाद सामूहिक रूप से इस तरह से हम सब लोग एक साथ एकत्रित आए। विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने प्रचंड पुरुषार्थ कर परिश्रम करते हुए इस वीरधरा राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन और कुराज को समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी का सुशासन स्थापित करने का काम किया। माननीय अभी साथियों, अभी आदरणीय राजेंद्र सिंह जी ने हम सब के सामने एक विषय रखा कि किस तरह से एक तरफ 2014 से लेकर के जो यात्रा देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के सरकार की प्रारंभ हुई, जिसने देश की दशा और दिशा को बदलने के लिए काम किया। देश के सामान्य मानवी के मन में जो एक अविश्वास घर कर गया था कि देश में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या देश के लिए अनुकूल है या नहीं, जहां सामान्य मानवी इस बात पर चिंता करने लगा था, चर्चा करने लगा था कि लाखों बलिदानों के बाद में जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जिस स्वतंत्रता को, जिस आजादी को हमने प्राप्त किया है, वहां इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाढ़ खेत को खाने लगी है। उस मुकाम से उठा करके 2014 में जब देश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने पिछले 10 साल में, यदि मैं एक पंक्ति में कहूं, सफलताओं की बात, व्यवस्थाओं में परिवर्तन की बात यदि करें तो शायद बहुत सारे लोग उसमें अपने डॉक्टरेट लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग उसमें रिसर्च कर सकते हैं, लगातार लंबी लंबी पुस्तक मालाएं लिखी जा सकती है। लेकिन यदि एक व्याख्या शब्द में मुझे कहना पड़े, एक वाक्य में मुझे कहना पड़े, तो मैं कहूंगा कि भारत के आम आवाम का खोया हुआ विश्वास लौटाने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफलता प्राप्त की है। आज भारत का नागरिक एक उत्साह के साथ लबरेज होकर के, एक असीम विश्वास के साथ में खड़ा होकर के ये देश विकसित हो सकता है और 2047 तक हम भारत को विकसित बनाएंगे, इस यात्रा को प्रारंभ कर चुका है। और अब जब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है, आप सबके पुरुषार्थ से, आप सबके परिश्रम से, आप सबके सहयोग से, आप सबकी ताकत के आधार पर जो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है, और अपने यहाँ जो कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, सरकार बनने के ठीक साथ से ही जिस तरह से इस अल्पकाल में, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता लग जाने के कारण से बहुत थोड़ा सा समय आचार संहिता के पहले मिला था और आचार संहिता के बाद के इस छोटे से कालखंड में जिस तरह से सरकार ने एक व्यापक प्रभाव राजस्थान की जनता के दिल और दिमाग पर छोड़ा है, अपना विजन, अपनी दृष्टि, अपनी दूरदृष्टि सोच, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम देश को परिवर्तित करना चाहते हैं, प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, और इस फेडरल कॉम्पिटिटिव इरा में जहां प्रदेशों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल माननीय नरेंद्र मोदी जी के उनके प्रयासों से, उनके मार्गदर्शन में खड़ा हुआ है, उसमें राजस्थान अग्रणी प्रदेश बनेगा और देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। ये आज माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य और हमारी सरकार का विचार, हमारी सरकार का संकल्प आप आज आम जन महसूस करने लगा है। मैं उसके लिए हृदयपूर्वक भजन लाल जी को और उनकी सरकार के सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, नैरेटिव की बात अभी आदरणीय भूपेंद्र जी जब बात कर रहे थे तब उन्होंने कुछ आंकड़े बताए। उन्होंने कहा कि 99 सीट आई जो मात्र 18% होता है। अभी आदरणीय राजेंद्र सिंह जी ने भी कहा, इस बात की चर्चा की कि उनको मात्र 99 सीटें मिली। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी चर्चा की कि शायद वो भूल गए कि 100 में से 99 सीटें नहीं, 543 में से 99 सीटें आई। मैंने एक दिन एक मित्र के सामने उनसे इस बारे में चर्चा की थी। मैंने उससे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है। चर्चा का विषय था कि तीसरी बार लगातार सरकार बनी है, लेकिन कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में थोड़ी सी उदासीनता है कि उन्होंने जो लक्ष्य लिया था
उनके मन में एक मायूसी है कि उन्होंने जो लक्ष्य लिया था कि हम अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ में, ऐतिहासिक बहुमत के साथ देश में सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में तो सरकार बनने के बाद में भी मायूसी है, लेकिन कांग्रेस के लोग 100 में से 543 में 99 सीट लेकर के भी अति उत्साहित हैं। ऐसा क्यों है? और मेरे उस मित्र ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों एक साथ क्लास में एक स्कूल में पढ़ते थे, हम एक क्लास आगे पीछे थे। मेरी बड़ी बहन के अगर 100 में से 95 नंबर भी आ जाते, क्योंकि वो 100 में से 99 नंबर लाती थी, तो उनसे अपेक्षा 99 लाने की थी। तब जब 100 में से एक बार 95% नंबर आ गए तो घर में उदासी और मायूसी का माहौल बन गया। और मेरे मित्र ने कहा कि मैं क्योंकि 60 भी कभी लाता नहीं था, बड़ी मुश्किल से पास होता था, एक बार मुझे 55 नंबर मिल गए तो सारे मोहल्ले वाले मिठाई बांट रहे थे। कांग्रेस की स्थिति ठीक वैसी है, क्योंकि न तो उनके नेतृत्व को, न उनके कार्यकर्ताओं को, न उनके ऊपर विश्वास रखने वालों को कहीं अपेक्षा थी कि वो 99 भी ला सकते हैं। इसलिए वो 99 लाने का झूठा नैरेटिव खड़ा करने की आज जो है वो प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, हम सब ने देखा जब 2014 से 19 के बीच में सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार युगांतरकारी फैसलों के साथ में काम कर रही थी, तब किस तरह से देश में 3 बार 3 अलग अलग विषयों को लेकर के झूठे नैरेटिव खड़े करने की कोशिश की गई। पहले शुरुआत के दौर में मॉब लिंचिंग के बाद को लेकर के और देश में एक नई चर्चा प्रारंभ हुई और उसको लेकर के इस तरह का माहौल देश भर में बनाया गया कि देश में अल्पसंख्यक इस सरकार के समय में असुरक्षित है और सुनियोजित रूप से इस नैरेटिव को गढ़ा गया। उसके बाद में देश में रोहित वेमुला की हत्या के बाद में इस तरह का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई कि देश में अल्पसंख्यक बहुत सुरक्षित है और इस तरह की विचारधारा जो है वो विचारधारा के आधार पर राज्य देश में लोगों के को परेशान करने का काम किया जा रहा है। और उसके बाद जब आज जो है देश में उसी श्रृंखला में उस 5 साल के कालखंड में रफाल को लेकर के, रफाल डील जिसको लेकर के भारत की वायुसेना पिछले 30 साल से इंतजार कर रही थी। हम पड़ोसी देशों की तुलना में हमारी कैपेसिटी जो है कम और कमतर हो गई थी, लगातार उसमें उन्नयन होना चाहिए, इस दिशा में लगातार मांग हो रही थी। लेकिन फिर भी जब रफाल को खरीदा गया, जिन शर्तों को लेकर के रफाल की चर्चा यूपीए के शासन के समय में की गई थी, उनसे बेहतर शर्तों पर, उनसे बेहतर तरीके से कम पैसे में जब खरीदा गया, उसको लेकर के भी एक झूठा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन 19 के चुनाव में मित्रों कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, यूपीए को सफलता नहीं मिली, क्योंकि वो उस नैरेटिव को नीचे ट्रांसलेट नहीं कर पाए थे धरातल में। अब की बार 2019 से 24 के इस कालखंड में उन्होंने 3 बार फिर नए आंदोलन खड़े किए। एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब भारत की सरकार लेकर के आई, जो पाकिस्तान में रहने वाले, अफगानिस्तान में रहने वाले, पूर्ववर्ती भारत में, बृहत्तर भारत में रहने वाले जो लोग भारतीय मूल के धर्म की आस्था रखने वाले या पूजा पद्धति में आस्था रखने वाले लोग हैं और उनका राजनीतिक संरक्षण में जिस तरह से शोषण होता है, प्रताड़ना होती है, ऐसे लोगों के लिए भारत की भूमि नैसर्गिक मातृभूमि है। उनका बाहें पसार करके हमें भारत में स्वागत करना चाहिए। भारत में आने के बाद वो शरणार्थी के रूप में, निर्वासित के रूप में अपना जीवन व्यतीत करें और वो कष्टमय जीवन व्यतीत करें, ये उचित नहीं है। इसको सुविधा प्रदान करने के लिए जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, एक झूठा नैरेटिव पूरे देश भर में खड़ा किया गया। देश भर में आंदोलन खड़े किए गए, क्योंकि वो जानते थे कि मात्र चर्चाएं करने मात्र से हमें सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, इसलिए उसको धरातल पर जो है उतारने के लिए उन्होंने आंदोलन खड़े किए। और उसके बाद जब दूसरा किसान के नाम पर एक आंदोलन खड़ा किया गया, पूरे देश भर में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई और उस आंदोलन में उन्हें कहीं किसी तरह से कुछ हद तक जो है सफलता भी मिली। और उसके बाद तीसरा आंदोलन पहलवान लड़कियों का एक झूठा नैरेटिव खड़ा किया गया। और इन सब के चलते हुए जिस तरह का वायुमंडल बना और उसके साथ में जोड़ करके कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से न्याय यात्रा की, उसको धरातल पर उतारने की कोशिश की, ये निश्चित रूप से इस मानसिकता को हमें समझ करके और आने वाले समय में उसके अनुरूप आचरण और व्यवहार करने की आवश्यकता है। मित्रों, हम सब ने देखा इस चुनाव के समय में भी उन्होंने, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने देश की जनता की आवाज पर यह आह्वान और इस संकल्प को लिया कि हमें 400 के बाहर सीटें लानी हैं, तब उसको लेकर के जिस तरह का झूठा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई कि 400 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कुनबा इसलिए लाना चाहता है कि वो संविधान बदलना चाहता है। संविधान बदल जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये झूठा नैरेटिव पूरे जो है हमारे अनुसूचित जाति जनजाति
हमारे पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के मन मस्तिष्क में कहीं उतारने का षड्यंत्र हुआ और कुछ हद तक उनको इसमें सफलता भी मिली। हमें इस बात से जो है सबक लेने की आवश्यकता है और आने वाले समय में हम और अधिक जागरूक रह करके किस तरह से इन विषयों का प्रतिकार कर सकते हैं, इसके ऊपर संकल्पबद्ध होकर के नियोजित तरीके से काम करने की आवश्यकता है। जो इस चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने स्ट्रेटेजिक विड्रॉल किया, वो जानते थे कि 2019 के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी ने 428 जगह पर चुनाव लड़ा था और आमने सामने की लड़ाई में कभी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने टिक नहीं पाएगी, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को बहुत जो है सीटों से विड्रॉ किया। 328 सीटों पर चुनाव लड़के और कुछ हद तक आंशिक सफलता प्राप्त करने, कामयाबी प्राप्त करने में वो सफल हुए। मित्रों, इसी तरह से जो है माइनॉरिटी के बीच में जिस तरह का भय खड़ा किया गया 2014 के पहले से लगातार इस बात के लिए एक देश में एक भाव खड़ा किया जा रहा था कि देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की पूरे बहुमत की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका विश्वास हमें जीतने की आवश्यकता थी, सबका विश्वास में लेकर के हमको साथ खड़े करने की आवश्यकता थी। लेकिन उस नैरेटिव के युद्ध में भी कहीं न कहीं हमारे प्रयत्नों में कमी रह गई और हम उस विषय को ठीक से नीचे नहीं पहुंचा पाए। ठीक इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण और गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का जो नया गवर्निंग मॉड्यूल भारत की सरकार ने खड़ा किया था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, इस संकल्पना के साथ में जो प्रयास किए गए थे, उन प्रयासों उनकी सफलता निश्चित रूप से उनके कारण से सफलता मिली। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि देश की सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन वो पहुंचाने के बावजूद भी ये जानते हुए कि हमें लोगों तक, जिन लोगों तक उसका लाभ पहुंचा है, उस लाभ पहुंचाने के लोगों को, लाभार्थियों तक उसका एहसास होना चाहिए और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके, इसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें कठोर परिश्रम किया। आप सब लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को कहीं हद तक सफल बनाने के लिए परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, अपना प्रयत्न किया, प्रयास किया, लेकिन फिर भी यथेष्ट परिणाम जिस तरह से हम कल्पना करते थे, उस तरह के परिणाम हमें नहीं ला पाए। इसके लिए भी हमको विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि यदि बेनिफिशियरीज रीच आउट के दृष्टिकोण से देखें और उनके वोट जो मिला है, वोट ट्रांसलेट हुआ, उसके दृष्टिकोण से देखें तो आवास योजना में बीजेपी को 49%, आवास योजना के लाभार्थियों में 49% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का लगभग 50% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। उज्ज्वला के लाभार्थियों का भी लगभग 48% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। नरेगा के लाभार्थियों का भी लगभग 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला।